हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ ताहिर मंसूरी और हमने पहले की वीडियो में चार्टर एक्ट ऑफ 1833 को देखा था। अब हम चार्टर एक्ट ऑफ 1853 को देखेंगे, लेकिन इसको देखने से पहले दो तीन बातें मैं चार्टर एक्ट ऑफ 1833 की बता दूं आपको कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर ऑफ इंडिया करार दे दिया गया, यानी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है। तो हम देख सकते हैं कि हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम यहाँ पर शुरू हो गया था और सेंट्रलाइजेशन का काम यहाँ पर आना शुरू हो गया था। और हम देख सकते हैं कि मोनोपोली को कम्प्लीटली ख़त्म कर दिया गया, क्योंकि कमर्शियल बॉडी को बंद कर दिया गया और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में रह गई थी। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि गवर्नर ऑफ मद्रास और बॉम्बे से लॉ मेकिंग पावर जो है वो छीन ली गई थी और सारी पावर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को दे दी गई थी। और हम देख सकते हैं कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वो थे विलियम बेंटिक और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे वॉरेन हेस्टिंग। ये आपको याद रखना है। हमने दो तीन चीज़ें और यहाँ पे ये देखी थी कि रेगुलेशंस क्या है और एक्ट्स क्या है। रेगुलेशन क्या था कि चार्टर एक्ट 1833 से पहले जितने भी कानून बने थे वो रेगुलेशन से, और इसके बाद जितने भी कानून बनेंगे वो एक्ट्स कहलाएंगे। तो ये चीज़ें हमने देखी थी। अब हम देखेंगे चार्टर एक्ट ऑफ 1853 क्या है। 1853 में क्या क्या बताया गया है। सबसे पहले आपको याद रखना है दोस्तों, दिस वाज द लास्ट ऑफ द सीरीज ऑफ चार्टर एक्ट्स passed by the British Parliament between 1793 and 1853. It was a significant constitutional landmark। कि ये सिग्निफिकेंट, बहुत अहमियत रखने वाला इम्पोर्टेंट लैंडमार्क था। ये लास्ट चार्टर एक्ट था। इसमें हम देख सकते हैं 1853 ये बहुत नज़दीक है रिवॉल्ट ऑफ 1857 जो जंग हुई थी 1857 में। देख सकते हैं यहाँ कुछ डिससेटिस्फैक्शन ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ होना भारतीयों में शुरू हो गया था। तो इसके बाद में जंग भी होती है 1857 में। तो वो अंग्रेज़ सोचने लगे कि हमें कुछ ना कुछ नरमी करनी चाहिए, हमने बहुत ज़्यादा सख्ती कर दी अपने कानून कायदों में। तो 1853 में उन्होंने क्या क्या चीज़ करनी शुरू की। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये आपको देखनी है कि दो भागों में एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव बढ़ जाता है, सेपरेशन हो जाता है। यहाँ पर दो भागों में बढ़ जाता है, एग्जीक्यूटिव बन जाता है और एक बन जाता है लेजिस्लेटिव। इसके बाद में 6 न्यू मेंबर्स अपॉइंटेड होते हैं गवर्नर जनरल काउंसिल में। 6 न्यू मेंबर्स को अपॉइंट किया जाता है गवर्नर जनरल काउंसिल में। इसके बाद ओपन कॉम्पिटिशन रखा जाता है द कॉन्विनेंटल सिविल सर्विस के। कॉन्विनेंटल सिविल सर्विस एक है नॉन कॉन्विनेंटल सिविल सर्विस और एक है कॉन्विनेंटल सिविल सर्विस। नॉन कॉन्विनेंटल यानी लो पोस्ट पे तो पहले से भारतीयों को कंपटीशन में लिया गया था, लेकिन इसके बाद में द कॉन्विनेंटल सिविल सर्विस में भी यानी हाई पोस्ट के लिए भी भारतीयों को, इंडियंस को ओपन कंपटीशन में सिविल सर्विस के लिया जाने लगा। लोकल रिप्रेजेंटेशन इन इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी लोकल रिप्रेजेंटेशन इन इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। 6 न्यू मेंबर्स अपॉइंट किए गए थे, जिसमें से 4 मेंबर्स जो थे वो लोकल गवर्नमेंट्स ऑफ मद्रास, आगरा, बॉम्बे और कलकत्ता से आते थे। तो ये थे इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट, आपको याद रखना। सबसे पहले तो सेपरेशन हुआ था एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव काउंसिल का। इसके बाद में 6 न्यू मेंबर्स अपॉइंटेड किए गए थे इन गवर्नर जनरल काउंसिल में। ओपन कंपटीशन शुरू हुआ, कॉन्विनेंटल की सुविधाएं दे दी गई, यानी हाई पोस्ट के लिए भी इंडियंस आ सकते हैं। लोकल रिप्रेजेंटेटिव मौजूद हो गए, जिसमें से 4 मेंबर्स आते थे मद्रास, कलकत्ता, बॉम्बे और आगरा से। तो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ दोस्तों, इसमें फीचर्स क्या क्या है। द फीचर्स ऑफ दिस एक्ट वर एज फॉलोज। इट सेपरेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ द गवर्नर जनरल्स काउंसिल, यानी 2 लेग बन गए थे, एक एग्जीक्यूटिव था काउंसिल का और दूसरा लेजिस्लेटिव था। इट प्रोवाइडेड फॉर एडिशन ऑफ 6 न्यू मेंबर्स कॉल्ड लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स टू द काउंसिल। In other words, it established a separate Governor General's Legislative Council, which came to be known as the Indian Central Legislative Council। तो ये पॉइंट मैंने आपको बता दिए। इसके बाद में सेकेंड पॉइंट, इट इंट्रोड्यूस एन ओपन कॉम्पिटिशन सिस्टम ऑफ सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट्स। मैंने बताया कि ओपन कंपटीशन को शुरू किया गया, क्योंकि देख सकते हैं 1833 के बाद में 1853 यानी 20 साल का जो इनका एग्रीमेंट रहता था, हर 20 साल बाद आता था। इससे पहले 1813 था,
चार्टर एक्ट ऑफ 1813 था। तो ये हर 20 साल बाद जब आता था तो कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते थे, लेकिन 1853 जब आने लगा तो पता चल गया कि भाई डिससेटिस्फेक्शन बहुत ज़्यादा शुरू हो गया। अंग्रेज़ों ने ये चीज़ भाप ली थी तो उन्होंने कुछ ढील देना शुरू कर दी अपने पार्लियामेंट्स में, काउंसिल्स में। उन्होंने इंडियंस को ऐड करना शुरू कर दिया कि वो ओपन कंपटीशन के लिए आ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने कॉन्विनेंटेड, ये जो कॉन्विनेंटेड है यानी हाई पोस्ट ऑफ द सिविल सर्विस के लिए भी भारतीयों को अनुमति दे दी थी। थर्ड पॉइंट है, इट एक्सटेंडेड द कंपनीज रूल एंड अलाउड इट टू रिटेन द पोजीशन ऑफ इंडियन टेरिटरीज ऑन ट्रस्ट फॉर ब्रिटिश क्राउन। यानी उन्होंने बढ़ा दिया, फैला दिया अपनी, कह सकते हैं अंग्रेज़ों ने अपनी हुकूमत को इस हिसाब से कि अब यहाँ पर कंप्लीटली क्राउन जो रानी थी या वहाँ के किंग थे, ब्रिटेन के जो रानी थी, महारानियाँ थी, वो कब्ज़ा करेंगे अभी इंडियन टेरिटरीज पे कम्प्लीटली। 4 पॉइंट, इट इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन इन द इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। मैंने बताया कि रिप्रेजेंटेटिव पहुँच चुके थे काउंसिल में, वो भी इंडियन। ऑफ द 6 न्यू लेजिस्लेटिव मेंबर्स ऑफ द गवर्नर्स जनरल्स काउंसिल, 4 members वर अपॉइंटेड बाय द लोकल गवर्नमेंट ऑफ मद्रास, बॉम्बे, बंगाल एंड आगरा। 4 अलग अलग जगह जो थे वो थे, एक तो बंगाल हो गया, सॉरी एक हो गया मद्रास, एक हो गया बॉम्बे, एक कलकत्ता और एक आगरा। तो ये मेन मैंने फीचर पॉइंट बता दिया आपको। चार्टर एक्ट ऑफ 1853 आपको याद रखना है, उसको अपने से लिखने की कोशिश करना है। इन 4 पॉइंट्स को किस तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हो एग्ज़ाम में, रिटन में। तो ये थी हमारी वीडियो दोस्तों, इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।